नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो बीए पार्ट सेकंड वालों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका जो सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, इस पर अपन दो अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं उत्तर के साथ। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको इसमें उत्तर भी देने वाला हूं, और ये पार्ट 1 है। आगे यदि आप इस वीडियो को प्यार सम्मान दोगे तो मैं आगे भी वीडियो लेकर आऊँगा। कुल 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बिना रुके बिना चुके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने आ गया PDF, ठीक है। बढ़िया तरीके से मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद में ये लाया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले दो प्रमुख समाचार पत्रों के नाम लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला, उसको प्रेरित करने के लिए दो समाचार पत्र अपन को बताने हैं। वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन अपन को 4 याद कर लेने हैं, 2 तो याद रह ही जाएंगे अपन को, ठीक है। 2 भी याद रख सकते हो इनमें से। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, दूसरा जो था ट्रिब्यून, और तीसरा मराठा, और चौथा केसरी। तो इनका नाम तो आप बार बार सुनते ही आए हो। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी दोनों समाचार पत्र चलाए थे। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो सारे इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। आगे चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कोई 4 कारण लिखिए। आखिरकार में राष्ट्रवाद क्या था? राष्ट्रवाद का मतलब है कि भारत है ना, जो अंग्रेजों की गुलामी से एक प्रकार से सोया हुआ था। अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन उनके प्रति देश प्रेम की भावना का विकास हुआ, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद अपने देश के हित में सब कुछ करना, वो राष्ट्रवाद है। तो ऐसी सोच भारतीयों में कब आई, ठीक है, और इसके क्या कारण रहे? क्योंकि किसी भी चीज़ के कारण होते हैं और उसका परिणाम भी होता है। तो पहला जो यहाँ पर देखोगे, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन। ये धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन है ना, जो इम्पोर्टेंट रहा भारतीयों में राष्ट्रवाद के यानी विकास करने के लिए। ने इस आंदोलन ने क्या किया कि राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। लोगों में है ना, जो देश प्रेम की भावना का विकास करने का कार्य इस धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण ने किया। ये क्या है थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, बेकार नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत माइंड में ऐसा हो जाएगा कि हाँ याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंदोलन क्या था कि धार्मिक यानी धर्म के क्षेत्र में जो भी बुराइयां थी, जैसे अंधविश्वास, पाखंडवाद, ये सारी चीज़ों को, बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। एक आंदोलन चला था। और सामाजिक यानी समाज में एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार किया जाता था, छुआछूत, बाल विवाह, बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित भी थी, उनका विरोध किया गया। तो इससे सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में देखो दूसरा कारण राष्ट्रवाद का क्या रहा? पश्चिमी शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा का मतलब क्या है? विदेशों की जो शिक्षा थी, जैसे अपन विशेषकर अंग्रेजों को ही लेते हैं, लेकिन पश्चिम में तो बहुत सारे देश आते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इनकी शिक्षा यानी विदेशी शिक्षा आप मान सकते हो। भाषा, साहित्य और संस्कृति, इन्होंने सबने क्या किया मिलकर कि राष्ट्रवाद को नई दिशा देने का कार्य किया। यानी भारत में जो देश प्रेम की भावना थी लोगों के भीतर, उसको एक नई दिशा दे दी इन सब ने, ठीक है। इसके बाद में आप इसी में देखोगे 4 कारण लिखने अपन को। तीसरा है, भारतीय समाचार पत्रों तथा देशी साहित्यों के विकास ने विदेशी शासन की त्रुटियों से परिचित कराकर राष्ट्रीयता के उदय में योगदान दिया। कहने का मतलब है कि जो भारत के लोग थे उन्होंने भी अपने अपने समाचार पत्र निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि पहले है ना जो अंग्रेजी निकालते थे और देशी साहित्य, जैसे देशी कुछ कवि हुए, उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंग्रेज जो अन्याय करते थे उनके बारे में नहीं पता था। पहले सोशल मीडिया थोड़ी था, नहीं था, किस कोने में क्या घटना घटित हो रही पता था क्या? वो तो बड़ा मुद्दा बन जाता था, तब जनता को पता चलता था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ऐसी ऐसी पुस्तकें छापी जिसमें विदेशी यानी अंग्रेजों की जो त्रुटियाँ थी, जो गलती कर रहे थे, उनको जनता के सामने रखा। अब जनता के सामने रखोगे तो फिर देश प्रेम की भावना और एकता का विकास होगा। और यहाँ पर देखो चौथा कारण ये भी रहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव इतना अधिक था कि ये जो 1857 क्रांति हुई थी ना, इसी समय से अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। उनको ऐसा लगने लगा था अंग्रेजों को कि भाई अब यहाँ पर है ना जो अपन का कुछ भी नहीं होने वाला, अब तो अपन जाबा नहीं फायदो चाहे, ठीक है। ऐसे सोचने लगे थे कि भारत है ना जो अब है ना जो इनको हमें गुलाम नहीं बना कर रख सकते। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फ्रेंड्स
वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा जनता ने तो चैनल ने झंझा अपना सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा बोल रहा हूँ। चैनल ने झंझा अपना सब्सक्राइब कर लियो। और यदि पार्ट 2 ले वो चावी को, तभी आपके पास भी पार्ट 2 आएगा। यदि पार्ट 2 नहीं आया तो आपको परेशानी हो सकती है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट करो तभी मैं आपके लिए काम कर पाऊँगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व स्थापित मुख्य 4 संगठनों के नाम लिखिए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उससे पहले कौन कौन से संगठन कार्य कर रहे थे, उन संगठनों में से अपन को 4 संगठनों के नाम लिखने हैं। और ये क्वेश्चन है ना जो इस प्रकार भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग दे सकता है, घुमा कर दे सकता है। 1885 में स्थापित कांग्रेस के किन्हीं 2 पूर्ववर्ती संगठनों के नाम लिखिए, ठीक है। ये कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई थी, उससे पहले कांग्रेस के ही पूर्ववर्ती संगठनों के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये 4 संगठन हैं, इनको बड़े तरीके से आप याद कर लो। पहला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये 1851 में स्थापित हुआ था। इंडियन लीग, ये 1875 में हुआ था। और ये इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ था। और चौथा है पूना सार्वजनिक सभा 1867 में। तो बहुत सारे संगठन हैं, अभी बहुत सारे संगठन बन रहे, पहले भी बनते थे, ठीक है। तो ये 4 हमने बता दिए हैं। इसके बाद में देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, कांग्रेस की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई। जो कांग्रेस पार्टी आप देखते हो, सबसे पहली पार्टी यही थी। तो इसकी स्थापना किस सन को हुई, कहाँ हुई, किसके द्वारा हुई, वो सारी चीज़ें आएंगी इसमें। या इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई, ठीक है, ये वर्ष भी पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कांग्रेस की स्थापना। देखो सन आपको ध्यान रखनी है 28 दिसंबर 1885 में, यानी आपने तारीख से ना जो अपन ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो ये कहाँ इसकी स्थापना हुई, जगह का नाम बताएगा यहाँ पर। देखो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बम्बई या मुंबई। अधिकतर स्टूडेंट क्या लगा के आएंगे, बम्बई, ठीक है। लेकिन जो बम्बई है उसका किस कॉलेज में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। अब इसकी स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, शॉर्ट में तो ये नाम है, ठीक है। वैसे फुल फॉर्म इसकी क्या है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AO ह्यूम, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना फ्रेंड्स, सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो इसका फल मुझे अवश्य ही मिलना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार लिखकर सारी चीज़ें अगर आपको किस यूट्यूब पर देखोगे तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन है, कांग्रेस किस वर्ष उदारवादी और उग्रवादी यानी गर्म दल में विभाजित हुई, ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी थी ना, वो पहले एक ही पार्टी थी, लेकिन इसके बाद में टुकड़े हो गए 2, उदारवादी और उग्रवादी। तो इसको समझेंगे। उदारवादी या क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, उदारवादियों एवं उग्रवादियों के मध्य औपचारिक विभाजन कब हुआ, ठीक है। तो ये कांग्रेस पार्टी है ना, जो पहले एक ही पार्टी थी, लेकिन इसमें समय के साथ साथ में है ना जो अलग अलग लोग जुड़ते रहे। अब सभी की विचारधारा एक जैसी थोड़ी है, कोई भी संगठन टूटता है ना तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग विचारधारा के लोग आ जाते हैं, जिसमें उनमें लड़ाई टकराव होने लगता है। ऐसा ही कांग्रेस पार्टी के साथ में हुआ। कांग्रेस पार्टी में क्या था कि कुछ क्रांतिकारी थे, पहले वाले जो थे वो तो ये चाहते थे कि यार प्रार्थना पत्र और सभा उभा करके है ना जो अपन देश को आज़ाद करा लेंगे। लेकिन जो नए जुड़े, जैसे सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, ये कहते थे कि समाचार पत्रों से कुछ होने जाने वाला नहीं है, अपन को क्रांति करनी पड़ेगी। बात सही है। इसलिए दोनों के बीच में टकराव हुआ और फिर कांग्रेस पार्टी टूटी। ये कांग्रेस पार्टी कब टूटी, 1907 में टूटी कांग्रेस पार्टी, और इसके 2 टुकड़े हो गए। पहला हो गया उदारवादी, उधार, यार वो तो उधार दिल का है रे यार, अपन बोलते हैं ना, तो नाम से ही पता लग रहा है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, नरम दल। उधार, जो उधार होता है वो क्या होता है, नरम दल का होता है, नरम होता है आदमी। दूसरा है उग्र, नाम से ही पता लग रहा है यार वो तो उग्र है, वो तो गुस्से वाला है, तो गरम दल, ठीक है। ये प्रार्थना पत्र और ये सारी चीज़ें अंग्रेजों को जो खाना चाहते थे ऐसे। लेकिन ये क्या माध्यम अपराध है, क्रांति करो वालो क्रांति करो। ये है ना, प्रार्थना पत्रों से कुछ भी नहीं होता, अचानक हमला करो और अचानक इनको है ना जो, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें हैं, इनके अलग अलग विचारधाराएं थी, इसलिए टूटा, ठीक है। इसके बाद में देखो छठा है, कांग्रेस के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। आखिरकार में जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी स्थापना हुई और उसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि कोई भी संगठन बनता, कोई भी पार्टी बनती है तो उसका कोई उद्देश्य होता है। इसके बाद देखो
1885 में कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? वही बात आ रही है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना, यदि उद्देश्य पर ध्यान देना अपन को, तो कांग्रेस पार्टी उद्देश्य किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो आखिरकार हम देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था कांग्रेस पार्टी का। पहला है, सभी देशवासियों में बुरे संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना है। ठीक है, ये क्या चाहते थे, क्योंकि महात्मा गांधी का तो प्रभाव पड़ेगा ही ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की शुरुआत तो महात्मा गांधी से ही तो हुई थी। ठीक है, प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी में, तो वो इन सारी चीज़ों को मानते थे, संस्कार और ये सारी चीज़ें। तो ये क्या चाहते थे कि भारतीयों के अंदर जो बुरे संस्कार हैं उनको मिटा दिया जाए, यानी एक दूसरे की टांग खींचने पर जोर देते हैं ना, उनको मिटाया जाए। और जब ये मिट जाएगी ना तो राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होगा, सारे मिलकर रहने लगेंगे, और सारे मिलकर रहेंगे ना, एक राजा दूसरे राजा शत्रुता नहीं करेगा, तो फिर अंग्रेज तो जाने वाले हैं ही, अंग्रेजों को लात देकर बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा इनका विचार था। उन तरीकों और दिशाओं का निर्माण करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिक यानी राजनीतिज्ञ देश हित के कार्य करें। ठीक है, ये क्या करते थे कि भारत में है ना जो अलग अलग दिशाओं में लोग है ना जो निवास करते थे। ठीक है, तो इनका क्या उद्देश्य था कि यानी बहुत सारे राजनीतिज्ञ जो थे ना, अलग अलग क्षेत्र में होते हैं राजनीतिज्ञ, तो ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में उतरे हुए नेता। ठीक है, तो उनको मिलाकर, ताकि वो है ना जो देश हित में कार्य कर सके। एक नेता ही देश हित में कार्य कर सकता है क्योंकि उसके पास में पावर होती है, वो देश के हित में तो सोचेगा ना। जैसे कोई उस टाइम देशी रियासतों में बटा हुआ था भारत, तो जो देशी रियासत के जो राजा थे वो भी तो एक राजनीतिज्ञ ही थे ना, वो देश के विकास के लिए, सारे मिलकर देश के विकास के लिए सोचे। ये इन सब के लिए है ना जो ये कांग्रेस पार्टी आई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। फ्रेंड्स, क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही होगी। ठीक है, वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट क्या था? ये इम्पोर्टेंट, बार बार आता रहता है ये तो। ठीक है, ये इस प्रकार भी हो सकता है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, किसने स्थापना की थी, क्यों की थी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये कर लिया मैंने। 1878 में लॉर्ड लिटन के शासन में, यानी भारत का वायसराय कौन था? ये जो लॉर्ड लिटन था, इसके शासनकाल में ये एक्ट आया था। कौन सा एक्ट? वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट पारित किया गया। अब इसमें क्या था देखो, इसका जो उद्देश्य था ना, वो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किए गए। इसने है ना जो भारत के जो समाचार पत्र थे ना उन पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्यों? क्योंकि भाई भारतीय है ना समाचार पत्र निकाल रहे थे और अंग्रेजों की बुराइयां कर रहे थे, और होनी भी चाहिए, लेकिन ये बहुत चालू थे अंग्रेज, इन्होंने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इस एक्ट का पूरे देश में विरोध हुआ। अब विरोध स्टार्ट हो गया, सारे मिलकर है ना जो विरोध कर रहे हैं कि हमें है ना जो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध में सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये समाचार पत्रों पर आप बैन लगा रहे हो ना, इसको हटाओ, चुपचाप ले हटा दो इसको। ऐसा कुछ हो रहा था चुपचाप ला हटा दो, नहीं तो जो यह ध्यान रखो। अंग्रेजों को विवश कर दिया एक प्रकार से, जिस कारण लॉर्ड रिपन के काल में वापस लेना, यानी इस एक्ट को है ना जो ये जो एक्ट था ना इसको वापस ले लिया। इसके काल में वायसराय बदल चुका है, लॉर्ड रिपन आ गए हैं वायसराय, और इनके काल में ये सारी चीज़ें वापस ले ली गई, क्योंकि देश में विरोध होते अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि यार यदि एक हो गया ना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वापस ले लिया। इसके बाद में देखो 8वां क्वेश्चन है, उदार राष्ट्रवादियों के 3 प्रमुख साधन बताइए। वहाँ पर हमने पढ़ा था ना कांग्रेस पार्टी के 2 भाग हो गए, उदारवादी, ये उदारवादी है, ठीक है, उग्रवादी नहीं है। और जो उदारवादी थे उनके प्रमुख साधन क्या थे, किस प्रकार अंग्रेजों से वो लड़ना चाहते थे, किस प्रकार वो अंग्रेजों को अपन के देश से बाहर फेंकना चाहते थे। कुछ तो साधन रहे होंगे ना, वो साधन अपन को बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों के प्रमुख साधन, ठीक है, कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते थे, क्योंकि उदारवादी और जो उग्रवादी थे उनके साधनों में डिफरेंट है, यानी दोनों की विचारधारा ये अलग है, तो उनमें है ना जो साधन है ना उनमें भी काफ़ी विभेद पाया जाएगा। ठीक है, तो पहला है प्रार्थना पत्र। ये क्या चाहते थे कि प्रार्थना, कोई भी काम करना होता था तो अंग्रेजों को है ना जो प्रार्थना पत्र देते थे, ज्ञापन देते थे। दूसरा है प्रतिनिधि मंडल, एक मंडल का निर्माण करते थे, वो अंग्रेजों के सामने है ना जो अपने मांगों को रखता था समाचार पत्रों के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लड़ाई दंगा नहीं है ना, यहाँ पर सारी चीज़ें शांति तरीके से हो रही हैं, इसमें महात्मा गांधी प्रमुख थे। ठीक है, लोग कहते हैं कि
ये डरते थे। अबे डरते क्यों थे? वो ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं ना, डरपोक बिल्ली माचिस की तिल्ली डरपोक बिल्ली माचिस की तिल्ली, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, तो ऐसे ही थे ये भी। नवा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 4 प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। ऊपर हमने देख लिया उदारवादियों के प्रमुख साधन, अब इसमें क्या देख रहे हैं, वही उदारवादी हैं, नरम दल के हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे, 4 के पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पहला है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है सर फिरोज शाह मेहता और चौथा है रास बिहारी बोस, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, ये नाम बढ़िया तरीके से आप ध्यान में रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, उदारवादियों के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। देखो अब लक्षण बताने हैं कि इनका व्यवहार कैसा था, ठीक है। उदारवादी राष्ट्रवाद की कोई 2 प्रमुख विशेषता बताए। विशेषता बता दो या लक्षण बता दो, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि किसी भी आदमी की जो पहचान होती है ना, वो उसके लक्षणों और उसकी विशेषताओं से होती है। वैसा ये उदारवादियों की विशेषता पूछ रहा है तो बता देते हैं, क्या दिक्कत है। बढ़िया तरीके से समझोगे तो सब कुछ आसान है। पहला है ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। ये जितने भी उदारवादी थे, ये ब्रिटिश शासन को है ना, जो एक प्रकार से अच्छा मानते थे भारत के लिए, कि भारत का ही इसमें भला है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन है ना, जो भारत के लिए सही भी रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब जो अंग्रेज गए थे ना यहाँ से, तो बहुत सारी चीज़ें अपन को देकर भी गए थे, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें भारतीयों की थी, भारतीयों की मेहनत की थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो राजभक्ति में विश्वास करते थे, तभी तो कोई क्रांति नहीं कर रहे ये लोग। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास, वो ये चाहते थे कि अंग्रेज जो न्याय करेंगे ना वो सही होगा, विश्वास करते थे अंग्रेजों में। ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना, वही चाहते थे कि ब्रिटेन से अपन अच्छे संबंध स्थापित कर लेंगे ना तो भारत का इसमें विकास होगा, भारत का भी लाभ है। इनकी ऐसी सोच थी, लेकिन ये सोच बिल्कुल मेरे हिसाब से तो गलत थी, क्योंकि जिसने हमारे देश को गुलाम बना रखा है वो क्या हमारे बारे में कभी सोच सकता है सही? मुझे तो नहीं लगता। तो ऐसी इनकी विचारधारा थी। क्रमिक सुधार में विश्वास, और ये चाहते थे कि एक साथ झटके में कोई भी विकास नहीं होगा भारत का, झटके में यानी जो अंग्रेज देश छोड़कर नहीं जाएंगे, धीरे 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 कड़ी से कड़ी यानी काम करेंगे अपन, धीरे धीरे तभी जाएंगे, यानी क्रमिक। और आप दूसरी विचारधारा उसकी देखोगे उग्रवादियों की, तो वो तो क्या कहते हैं, अचानक क्रांति करो भगाओ। तो दोनों में बहुत अंतर है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे को सपोर्ट करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।